राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं तनु स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन चैनल साइंस बोले तो आई एम परफेक्ट सर पे। तो आज हम लोग अपनी बायोलॉजी का क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट और क्रूशियल यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज जेनेटिक्स। देखो, जेनेटिक्स में बहुत बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें नई चीजें ज्यादा पता चलती हैं और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट मानी जाती है। लेकिन चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। छोड़ो, मजाक कर रहा हूँ। देखो, हाँ इम्पोर्टेंट तो ये है, लेकिन इसको मैं इजी वे में समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखो, जो हमारा चैप्टर है जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लेकिन क्लास 12 की जो बायोलॉजी की बुक है उसका ये फोर्थ चैप्टर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ, यार ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है। जी हाँ, ये आपका 10th में आया था, जिसमें मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था और फिर बताया था कि उसके आगे के स्पीसीज क्या निकलेंगे। बताऊंगा वो आगे, ठीक है। दूसरा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है, कि एक जीन अगर हम लेंगे तो क्या इनहेरिटेंस आएगा। तीसरा है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, अगर दो जीन्स लेंगे तो क्या इनहेरिटेंस आएगा। चौथा है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि एक सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है ह्यूमंस में, हनी बी में और भी चीजों में हम देखेंगे। फिर म्यूटेशन, म्यूटेशन यानी कि एक पॉइंट चेंज, एक फर्क जो आपके मतलब आपको अपने पेरेंट्स से अलग करता है, ठीक है। और फिर है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि जेनेटिकली डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देर के अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन इसको समझने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी होंगी। जैसे कि आप लोग बोल रहे होगे, यार ये इनहेरिटेंस क्या है, ये इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है, ये जेनेटिक्स क्या है, ये जेनेटिक्स क्या है। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। एक मिनट। देखो, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर, कहाँ लिखो इसको, अभी 1 मिनट के लिए मिटा दूं? जेनेटिक्स तो थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, अभी लिख दूंगा जेनेटिक्स का भी, ठीक है। द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड टू पेरेंट्स, सॉरी पेरेंट्स के पास थोड़ने जाएंगे, टू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिससे आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से आपके न्यू स्पीसीज यानी कि ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। जैसे कि कभी कभी आपको बोलते होंगे कि तुम्हारी आंखें तो यार तुम्हारी मम्मी जैसी है, तुम्हारे बाल तो यार तुम्हारे पापा जैसे हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे पापा के बाल अगर घुंघराले घुंघराले हैं तो तुम्हारे बाल भी घुंघराले घुंघराले हैं ना। तो वो सारे करेक्टर्स जो आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं वो इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस के प्रोसेस से आते हैं आपके पास, ठीक है। और अगर हम अब बात करें जेनेटिक्स के लिए, दूसरा मार्कर क्या है, ठीक है। अब जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स क्या है? देखो, जेनेटिक्स है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या डेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट, वी स्टडी अबाउट किसके बारे में स्टडी करते हैं? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स, सब कुछ बंद करके रखना पड़ेगा ना जल्दी जल्दी। देखो, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स आपकी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। अभी हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है? देखो, एक ही टर्म से बहुत सारे निकलते रहते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, लिख लिया, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपना हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशन के बारे में।
ठीक है, हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। देखो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या फिर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट अबाउट पता है किसके बारे में? इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या था? वो प्रोसेस था जिससे आपका पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स आ रहे थे। तो हेरिडिटी में हम इनहेरिटेंस के बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। और वेरिएशन क्या है? वेरिएशन होता है डिफरेंस, वेराई करना। अगर आप मैथ से रिलेटेड है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। देखो डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स, जो डिफरेंस आते हैं, है ना, जो डिफरेंस आते हैं, जैसे कि आपका कलर, कभी जैसे हाइट मान लो, ज्यादातर लड़कों के केसेस में ये होता है कि मम्मी पापा तो 5'2" या 5'3" के हैं, लेकिन लड़का 6 तक चला जाता है, तो वो वेरिएशन में आपका आता है। तो वो कैसे होते हैं वो हम सब इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो अब बिना किसी देर के अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को जानने से पहले हमें मेंडल को जानना होगा कि मेंडल कौन थे, उन्होंने क्या किया। देखो अगर मैं आपको 10th क्लास से रिलेटेड करके बताऊं, माइक चल रहा है ना, हाँ ठीक है। तो अगर 10th क्लास से रिलेटेड बताऊं तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज मेंडल, ठीक है। जॉर्ज मेंडल एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कम बोलो, ये एक मैथमेटिशियन थे। वैसे एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन। बाद में जब इन्होंने ये काम कर लिया था तो इन्हें साइंटिस्ट मान लिया गया था, ठीक है। वैसे ये एक मैथमेटिशियन थे। अब जरा इनकी लाइफ को एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये आपके जॉर्ज साहब है, हाँ मुंह थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे चीजें देखी, ठीक है। मतलब थोड़े से ये फिलोसफर जैसे भी थे, आसपास की चीजें देखते रहते हैं, ठीक है। इन्होंने देखा यार कुछ, मतलब जब प्लांट्स बढ़ते हैं, ठीक है, जब प्लांट्स बढ़ते हैं तो कुछ तो बहुत बड़े चले जाते हैं, कुछ बहुत छोटे रह जाते हैं, कुछ बीच के साइज के रह जाते हैं। तो इनमें क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्यों होता है। तो इन्होंने फिर एक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, विच वॉज टी प्लांट। टी प्लांट, और इसका साइंटिफिक नेम आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। देखो टी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, टी प्लांट पे जब एक्सपेरिमेंट करा तो इन्होंने दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होता है यार? देखो कॉन्ट्रास्टिंग का अगर सच सच मतलब बताऊं तो विरोधी होता है, या फिर आप अपोजिट मान लो। और ट्रेट्स को हम कैरेक्टर्स की तरह यूज करते हैं, जैसे कैरेक्टर्स के ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो कि आपके आइस का कलर एक कैरेक्टर है और उसके बहुत सारे ट्रेट्स हैं, यानी कि आइस के कौन कौन से कलर हैं, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है, ऐसे। तो इन्होंने दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स लिए और फिर उनमें क्रॉस करवा के ये जाना कि आगे क्या प्रोजेनी आएगी, और उसके बेसिस पे हमें बहुत सारी चीजें दी। तो इन्होंने अगर क्या करा, इसको हम लिखना चाहें ठीक ठीक, अगर इनको हम लिखना चाहे ठीक ठीक तो हम कैसे लिखेंगे? जॉर्ज मेंडल थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा ये भी पूछा जाता है कि कब तक एक्सपेरिमेंट किया। देखो इन्होंने 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, 7 ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इनका 7 साल तक एक्सपेरिमेंट रहा, ठीक है। शुरुआत अगर बोली जाए तो 1856 से 1863 तक, ठीक है, 1863 तक। अब इन्होंने क्या क्या करा, इन्होंने एक टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो ऑन टी प्लांट, और इसका साइंटिफिक नेम आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वर टेकन, ठीक है। क्रॉस वॉज डन ऑन ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्लांट्स। अभी ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्लांट्स क्या होता है? देखो ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्लांट्स वो होते हैं जो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन में जा रहे हो, बहुत सालों से सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हो। तो इन्होंने उन प्लांट्स को उठाया और उनमें क्रॉस करवाया और देखा अब क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा,
वो तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या क्या हुआ, इन्होंने स्टैटिकल्स, अब मैथमेटिशियन थे तो इन्होंने कैसी इंफॉर्मेशन दी, स्टैटिकल्स एंड कैलकुलेशंस में। ठीक है, स्टैटिकल्स एंड कैलकुलेशन वर अप्लाइड इन बायोलॉजी। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, पता है आपको, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो इतनी सारी चीजें उन्होंने करी। ठीक है, इतनी सारी चीजें उन्होंने करी। अब ये पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कितने करेक्टर्स लिए थे, तो देखो टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हर कैरेक्टर में से लिए थे, और कितने करेक्टर्स लिए थे, कुल मिला के आपके इन्होंने 7 करेक्टर्स लिए थे। ठीक है, 7 करेक्टर्स। अब 7 करेक्टर्स कौन कौन से थे उनके बारे में जान लेते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये थे उनके, जो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, ऐसे थे। देखो पहला करेक्टर था आपका स्टेम हाइट, यानी कि स्टेम की क्या हाइट होगी। देखो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे, मैंने क्या बताया, ट्रेट्स क्या होते हैं, एक ही कैरेक्टर के बहुत सारे ट्रेट होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिए, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए, यानी कि विरोधी, अपोजिट, यानी कि टॉल और ड्वार्फ, बड़ा और छोटा। ठीक है, जिसका सिंबल ऐसे दिया। देखो इस चैप्टर में आपको डोमिनेंट और रिसेसिव आगे चल के 2 वर्ड्स आएंगे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। देखो डोमिनेंट किसे कहा गया, डोमिनेंट वो जीन आपका कहा गया, अभी जीन की भी बात हम जब करेंगे, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो डोमिनेंट उसे कहा गया जो एक जैसे एक के ऊपर ज्यादा, डोमिनेंट किसे कहते हैं, जो ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो डोमिनेंट जितने भी होते हैं ना, जो भी आपके डोमिनेंट स्पीसीज थे, उनकी ही सिंबल आपको रिसेसिव सीरीज पे लगाने हैं। ठीक है, डोमिनेंट सीरीज के ही सिंबल आपको रिसेसिव सीरीज पे लगाने हैं, ऐसे नहीं जैसे टॉल का टीटी हो गया तो ड्वार्फ का डीडी हो गया, ये नहीं। डोमिनेंट टीटी है तो उसी का स्मॉल वर्जन आपका रिसेसिव में लगेगा। ठीक है, फ्लावर कलर में वायलेट और व्हाइट थे, 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन्होंने वीवी वीवी। ठीक है, फ्लावर पोजीशन में, यानी कि पोजीशन क्या है, एक्सियल और टर्मिनल। पॉड शेप, पॉड का मतलब होता है छिलका, मटर का जो छिलका होता है। ठीक है, तो उसका क्या शेप था, इन्फ्लेटेड था या कॉन्स्ट्रिक्टेड था, उसके हिसाब से पॉड का कलर क्या था। देखो पॉड के कलर आपको ग्रीन और येलो, ग्रीन इसमें डोमिनेंट होता है पॉड के कलर में। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सीड के कलर की जब आगे बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में, तो उसमें हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो राउंड उसमें, सॉरी, सीड कलर में येलो उसमें आपका डोमिनेंट होता है। तो ये चीज याद रखना कि पॉड के कलर में ग्रीन डोमिनेंट होगा और सीड के कलर में येलो डोमिनेंट होगा। तो पॉड के कलर में ग्रीन और येलो, सीड के शेप में राउंड और रिंकल्ड, यानी कि सीड, यानी कि जो मटर का दाना होता है उसका शेप क्या है, राउंड या रिंकल्ड, थोड़े मतलब बिल्कुल राउंड नहीं। ठीक है, और सीड कलर में फिर येलो और ग्रीन। ठीक है, तो ये उनके 7 करेक्टर्स थे जो आपको याद रखने ही है। ठीक है, पेपर में आपसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन से करेक्टर्स है, उनके क्या क्या ट्रेड्स थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ही है। अब जब मैंने ये सब करवा दिया है, तो ये थे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में ये सारी बातें थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की, यानी कि एक जीन जब इन्होंने लिया तब इन्होंने क्या पाया, और जीन क्या होता है वो भी समझेंगे। देखो अब इस टर्म को समझने से पहले इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हमें कुछ बातें जाननी होंगी, जैसे कि जीन क्या है या फिर फैक्टर। देखो बायोलॉजिस्ट तो थे नहीं है, तो इन्होंने फैक्टर नाम दे दिया था जीन को, अब वो क्या है वो जानेंगे हम। ठीक है, और एक और चीज आएगी इसमें, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ठीक है, और आपकी बात आएगी एलील्स की। तो ये सब क्या है ये हमारा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये चैप्टर हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब हो तो जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जीन और फैक्टर क्या है। देखो जीन आपका क्या होता है, जीन यूनिट होती है इनहेरिटेंस की, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब देखो जीन का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रास्टिंग ट्रेड्स में आपकी जीन क्या होगी। जैसे अगर हम स्टेम हाइट की बात करें तो ये आपका जीन होगा। ठीक है, ये आपका जीन होगा, टी टी, 2 जीन होंगे। ठीक है, मतलब 2 के उसको फैक्टर या फिर जीन कहते हैं। अगर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की बात करें तो होमोजाइगस वो होते हैं जिसमें जीन्स आपके सिमिलर होते हैं, जीन्स आर सिमिलर, जैसे कि आपका टी टी या फिर टी टी। ठीक है, अभी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है तो मैं एक ही जीन की बात लेके चल रहा हूँ।
ठीक है। और हेटेरोजाइगस में क्या होगा, जिसमें जीन्स आपके डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जीन्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि टी और टी, जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक साथ मिलके आते हैं, वो भी हम देखेंगे कि क्या बना देता है, ठीक है। अब एलील्स क्या होता है, देखो एलील्स क्या होता है, एलील्स आपके होते हैं जैसे आपका एक जीन होता है, आपका एक जीन है मान लो, ठीक है, टी टी आपका डोमिनेंट वाला जीन है, इसके आपके दो एलील्स होंगे, एक टी और एक टी, समझ रहे हो, यानी कि एक जीन के दो एलील्स, एक जो मतलब एक सिंबल जिससे पूरा जीन बना है, ठीक है, जैसे आपका टी और टी है, तो इसके भी आपके दो एलील्स होंगे, एक बड़ा वाला टी एक छोटा वाला टी, ठीक है। तो एलील्स क्या होते हैं, एलील्स जीन्स के ही जीन्स के और ज्यादा छोटा फॉर्म होता है जिसमें हम जीन्स को और ज्यादा बांट देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें समझना जरूरी थी। तो इस बार तो हम फैक्टर की बात करेंगे, क्योंकि मेंडल ने फैक्टर 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 ही बोला था, ठीक है। जीन तो बाद में जब बायोलॉजिस्ट को पता चला था मेंडल के बारे में, तो उन्होंने जीन पे नाम दे दिया था, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बात कर लेते हैं। देखो देखो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में आपका एक जीन ली गई, एक जीन का मतलब आपका एक कैरेक्टर मान लो, ठीक है। स्टेम हाइट सिर्फ ली गई, ठीक है, स्टेम हाइट ली गई। तो स्टेम हाइट में आपके पास क्या क्या था, स्टेम हाइट में था आपके पास टी टी एंड टी टी। सबको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, छोटा वाला टी दिखाई नहीं दे रहा है, चलो थोड़ा नीचे बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। देखो स्टेम हाइट में आपका टी टी एंड टी टी, ये आपके जीन्स थे, ठीक है। अगर हम इसका गैमेटाइजेशन करते हैं, यानी कि गैमेट्स अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो आपके सबसे पहले तो हमें इसे को एलील्स में बांटना होगा, टी टी एंड टी टी। अब अगर हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो क्या क्या गैमेट्स बनेंगे, क्या क्या गैमेट्स बनेंगे आपके, टी 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 टी। अगर हम इसका इससे भी करवा दें तो भी टी टी बनेगा, मतलब वही चीज बनेगी, है ना। तो देखो कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे कि इसको दिया जाता है पेरेंट्स, जो आपके सबसे ऊपर वाले होते हैं वो होते हैं पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स में आपका जो डोमिनेंट होता है स्टेम हाइट में, उसको हम मेल मानते हैं, ये मेल का सिंबल होता है, आपको पता होगा। और जो रिसेसिव होता है उसको हम फीमेल मानते हैं, फीमेल का सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपके बनते हैं गैमेट्स, और ये पूरा गैमेट्स ही बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम पता है क्या नाम देते हैं, इसको हम देते हैं F1 जनरेशन नाम। F1 जनरेशन मतलब फिलहाल फिलियाल वन, समझ रहे हो, फिलियाल वन। अब जब मेंडल ने ये क्रॉस करवाया एक जीन के ऊपर, तो उन्होंने क्या पाया कि अगर हम पेरेंट्स को क्रॉस करवाएंगे तो पेरेंट्स जैसे ही दिखेंगे, पेरेंट्स जैसे मतलब देखो टी टी का मतलब पता है क्या होता है, जब भी आपका कोई डोमिनेंट रिसेसिव के साथ जुड़ा होगा, तो डोमिनेंट तो भाई ताकतवर है, वो तो रिसेसिव को बोलेगा दब के बैठ भाई, मेरा राज चलेगा। तो यहाँ क्या होगा कि ये आपका टॉल होगा, ये आपका टॉल होगा, और ये भी आपका टॉल होगा, क्योंकि इसके साथ भी ताकतवर है ना, उसके साथ भी ताकतवर है और उसके साथ भी, तो दोनों ही यहाँ पे टॉल बनेंगे। तो अगर जब मेंडल ने ये सब देखा कि ये हो क्या रहा है भाई साहब, मैं करवा रहा हूं और वो वैसे ही बन रहे हैं, टॉल ही बन रहे हैं, अपने पेरेंट्स की तरह बन रहे हैं, है ना। तो उन्होंने इसमें क्या पाया कि ये पेरेंट्स की तरह बन रहे हैं वन जनरेशन में। अब मजा कब आया, मजा तब आया जब इन्होंने F2 करवाया, देखें हम F2 देखें, ये बदल देते हैं बस, है ना। मजा तब आया जब इन्होंने F2 करवाया। देखो F1 में हमारे पास ये थे, ये हमें मिले थे, ठीक है। अब जब हम इनका गैमेटाइजेशन करेंगे तो ये बनेंगे टी, ये बनेगा टी, ये बनेगा टी, ये बनेगा टी, ठीक है। क्रॉस करवाएं, ये इससे हो गया, इस बार इसे हम इससे भी करवाना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग है, और ये इससे भी हो गया। तो क्या क्या गैमेट्स बने, एक बना कैपिटल टी, एक बना कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब ये इससे होगा,
ठीक है, ये तो अलग है ना, चाहे ये दोनों सिमिलर हो लेकिन ये दोनों तो अलग होंगे ना, तो एक बनेगा कैपिटल टी। देखो डोमिनेंट को ही हमेशा आगे रखते हैं, चाहे आप इससे इसको करवाओ या इसको इसको, चाहे छुरी कद्दू पे गिरे चाहे कद्दू छुरी पे गिरे, कट्टा कद्दू को ही होता है। तो आपका ताकतवर हमेशा आगे रहेगा, और फिर इसको इससे करवाएंगे। तो इस बार क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या बना है, इस बार क्या बना है वो आप मुझे बता सकते हो? मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप कमेंट कर दीजिए। चलो अब बताते हैं क्या बना। देखो क्या बना, अगर दोनों ही ताकतवर है, दोनों ही ताकतवर है मतलब सिंपल सी बात है, दोनों टॉल बने, है ना। अब इसमें एक ताकतवर है एक कमजोर है, फिर भी टॉल बना, ठीक है। इसमें भी वही हाल है, इसमें भी टॉल बना, लेकिन इस बार इसमें दोनों कमजोर है, तो दोनों कमजोर क्या बने, ये डॉर्फ बन गए भैया, ये डॉर्फ बन गए। तो इस बार F2 जनरेशन के लिए है ये, ठीक है, F2 जनरेशन के लिए है ये लिख लेना आप, ठीक है, F2 जनरेशन के लिए ये। तो अब मेंडल ने क्या पाया, उसको उन्होंने लिखा, ठीक है, उसको उन्होंने लिखा एज इन दो रेशियो, फिनोटिपिक एंड, कहां लिखूं, इधर ही लिख दूं, जीनोटिपिक। अभी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक क्या होता है, अभी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक क्या होता है ना। देखो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, फिनोटिपिक वो होता है जो आपको बाहर से दिख जाए, जो करेक्टर्स या जो चीजें आपको बाहर से दिख जाए वो आपकी फिनोटिपिक में आती है। जैसे कि बाहर से हमें क्या दिख रहा है, बाहर से हमें दिख रहा है कि टॉल है या डॉर्फ है ना, तो क्या लिखेंगे हम, टॉल या फिर डॉर्फ, और इनके बीच का हमें रेशियो चाहिए। तो अब हम गिनेंगे टॉल कितने हैं, देखो टॉल कितने हैं, 1 2 3, 3 है, ठीक है, तो 3 लिख दिया। डॉर्फ कितना है आपका, डॉर्फ 1 है, तो 1 लिख दिया। आपका उसमें एक भी डॉर्फ नहीं था, F1 जनरेशन में कोई भी डॉर्फ नहीं था, लेकिन इसमें हुआ है। अब जीनोटिपिक पता क्या होता है, जीनोटिपिक होता है जो अंदर हो, यानी कि जेनेटिकल, ठीक है। तो लिख देते हैं, देखो भाई क्या क्या है हमारे पास, एक कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी है दोनों में, एक में कैपिटल टी स्मॉल टी है, रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक में स्मॉल टी है, एक में स्मॉल टी है। तो अब देखते हैं, देखो भैया जो कैपिटल टी वाला है वो तो एक ही है, वो तो एक ही है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं वो तो 2 हैं, वो तो 2 हैं, और जो स्मॉल टी वाले हैं वो भी एक है, वो भी एक है। तो आपका जीनोटिपिक रेशियो कितना है, 1:2:1, और आपका फिनोटिपिक कितना है, 3:1। तो ये उन्होंने पाया इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में। अब ऐसी चीजों को और अच्छे से बताने के लिए, ऐसी चीजों को और अच्छे से बताने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं, हमारे पास एक साइंटिस्ट आता है, पहले ये लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। तो अब बात आती है आपके प्यूनेट स्क्वायर की, प्यूनेट या पनेट जो भी आप बोलना चाहो। देखो पनेट स्क्वायर क्या था, जो अभी हमने करा उसको एक ग्राफिकल नॉलेज देने के लिए। देखो पनेट स्क्वायर की सबसे पहले तो आप डेफिनेशन पढ़ लो, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। यानी कि पनेट स्क्वायर एक आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ताकि आप ये पता लगा सको कि कितनी ज्यादा आपके जीन्स एक मतलब क्रॉस से बनेंगे, ठीक है। ये दिया किसने था, ये याद रखना, ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे, यानी कि ब्रिटिश ने, एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट ने दिया था जिनका नाम था रेगिनाल्ड सी पिनेट, ठीक है। अब ये होता कैसे, जैसे अगर मैं आपको अभी के एग्जांपल से समझाऊं, अगर मैं आपको अभी के एग्जांपल से समझाऊं तो पिनेट स्क्वायर है ये, ठीक है। देखो एक स्क्वायर होगा, ठीक है, जिसमें आपके ऐसे करके 2 जगह होगी, ऊपर आपके मेल होंगे, नीचे आपका फीमेल होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे सबसे पहले फीमेल में हमारे पास कौन कौन से, फिलहाल 2 में, यानी कि F2 जनरेशन में टी थे, और मेल में आपके कौन कौन से थे, टी थे। अब इन दोनों का क्रॉस हुआ, इन दोनों का क्रॉस हुआ क्या बना, टी, इन दोनों का क्रॉस हुआ क्या बना, टी, इन दोनों का क्रॉस हुआ क्या बना, टी, और इन दोनों का क्रॉस हुआ, मतलब सारे टी बने, लेकिन आपको ये याद रखना कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो ये 3 आपके कैपिटल और ये स्मॉल, तो आप एक पिनेट स्क्वायर बना के भी आप फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बता सकते हो। तो ये पिनेट स्क्वायर इसलिए ही बना था, ठीक है। और आपका जब अभी इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें तो बहुत ज्यादा जरूरी होगा पिनेट स्क्वायर, क्योंकि इतने बड़े गैमेट ज्यादा बनाना हमारे बस की बात नहीं होती, तो हम पिनेट स्क्वायर में घुसेड़ देते हैं उसे, ठीक है। तो ये था आपका पिनेट स्क्वायर, ठीक है। अब हमने देख लिया कि इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन कैसे होता है, ठीक है। अब मान लो कि हमें तो पता नहीं है, अब हमें
बाहर से तो दिख रहा है कि ये टॉल है, ठीक है, बाहर से तो दिख रहा है ये टॉल है, लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि अगर ये टॉल है? देखो टॉल के तो हमारे पास दो वो है ना, दो हो सकते हैं, या तो वो टी टी हो सकती है उसमें जीन, या फिर टी और टी भी हो सकता है, दोनों ही टॉल होंगे। तो हम ये पता कैसे लगाएं कि कौन सा वाला जीन इसके अंदर है? तो उसके लिए हमने एक टर्म यूज करी विच वॉज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है क्रॉस बिटवीन रिसेसिव, क्रॉस विद लिख लो, क्रॉस विद रिसेसिव ट्रेट टू नो द जीन। यानी कि आपका क्रॉस होता है रिसेसिव ट्रेट के साथ, ताकि आप पता लगा सको कि इसके अंदर कौन सा जीन है। जैसे मान लो कि अगर आपका टी टी, इसका मैं रिसेसिव की बात कर रहा हूं, तो रिसेसिव कौन सा होगा? स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल, मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? स्मॉल टी और स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि दोनों आपके टॉल होंगे। लेकिन अगर हम इसका करवाएंगे, है ना, तो इसमें क्या होगा? आपके टॉल भी मिलेंगे, है ना, आपके टॉल भी मिलेंगे, और क्या होगा? देखो इसको करा, टी टी मिल गया, इन दोनों को करा, यानी कि इसको और इसको करा पहले, अगर ध्यान से देख के करें, इसको और इसको करा, ठीक है, इसको और इसको करा तो हमें टी टी मिला, इसको और इसको करा या फिर इसको कर लो तो क्या मिला हमें? टी टी। तो एक टॉल है एक डॉर्फ है, यानी कि टॉल और डॉर्फ दोनों मिले हमें, यानी कि 1:1 हो गया, यानी कि 50-50 चांसेस होते हैं। तो ऐसे हमें पता लग जाता है, अगर सारे ही टॉल निकले यानी कि उसका जीन क्या है? कैपिटल टी, कैपिटल टी। लेकिन अगर एक टॉल एक डॉर्फ, यानी कि 50-50% चांसेस हो जाए, तो उसका जीन क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ऐसे हम टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। तो अब हमने जान लिया कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या है, पिनेट स्क्वायर क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि लॉज ऑफ मेंडल क्या थे। ये सब तो हमें पता लग गया। तो इतनी चीजों को जानने के बाद मेंडल ने क्या कहा वो अब जानते हैं। तो सबसे पहला आपका जो लॉ था वो लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर मैं सीधी सीधी भाषा में कहूं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था कि जो जितने भी आपके, या तो लिख ही लेते हैं, ठीक है, जितने भी आपके करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स या फिर जीन, ठीक है। फैक्टर्स या फिर जीन से जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो फैक्टर या फिर जीन से ही चलते हैं। जैसे कि आपका टी टी हो गया या टी टी हो गया, मतलब कैपिटल टी हो गया, या फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी हो गया, ठीक है। और फैक्टर्स हमेशा, दूसरी बात क्या कही कि फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होंगे, ठीक है, फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होंगे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, जीन तो पेयर में ही होगा ना, है ना। और लास्ट बात जो इसने कही वो पता है क्या कही? कि इन अ डिफरेंट या फिर इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर, हाँ मेरे पास भी नोट्स हैं, देख नहीं सकता क्या? वन मेंबर ऑफ द पेयर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां से बोला गया है। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखोगे तीनों ही चीजें, ठीक है, लेकिन सीधे सीधे पूछा जाए कि उसकी जड़ क्या थी, वो कहता क्या था, तो आप ये लिखोगे कि एक डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में, यानी कि अगर टी टी है, ठीक है, अगर टी टी है
तो इसमें आपका एक मेंबर दूसरे को डोमिनेट कर जाएगा, यानी कि अगर टीटी है तो इसमें टॉल और डॉट दोनों नहीं दिखेंगे, आपका टॉल दिखेगा, क्योंकि कैपिटल टी टॉल होता है तो वो दूसरे को डोमिनेट कर जाएगा, यानी कि ताकतवर उसको दबा देगा। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस था। दूसरा लॉ था आपका, ठीक है, ये था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस कि डिसिमिलर पेयर में आपका एक जो है एलील वो दूसरे को दबा के अपने जैसा असर दिखाएगा। ठीक है, दूसरा आपका लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो इसमें कहा गया था कि ऑल, यार ये वाला तो अब चलेंगे, इसमें लगता है ये फिल बननी पड़ेगी। देखो क्या कहा कि ऑल फैक्टर्स सेग्रीगेट in such a way in gamete formation। देखो अपने हिसाब से मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं बहुत ही आसान सी, that one या फिर that a gamete receives only one of the factor, that a gamete receives only one of the factor। यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने क्या कहा कि आपका गैमेट बनने के टाइम पे ऐसे गैमेट बनते हैं कि अगर आपके दो हैं, ठीक है, दो हैं, तो एलील या फिर गैमेट बनते समय सिर्फ एक ही एक मिले, यानी कि 50-50 बढ़ जाए। ठीक है, 50-50 में फैक्टर्स बढ़ जाए। ठीक है, पेयर अलग होते समय 50-50 हो, चाहे आपका कैपिटल टी हो, चाहे स्मॉल टी हो, चाहे कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों का कॉम्बिनेशन हो, इन दोनों में ही आपका 50-50% आए। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब भैया देखो इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे आप कितने ही बड़े विद्वान हो, आपकी टक्कर के लिए कोई ना कोई तो होता ही है, और अगर कोई नहीं है तो वो तो होता ही है। तो मेंडल ने इतनी बातें तो बता दी, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी निकला। ठीक है, और बायोलॉजी में तो एक्सेप्शन के अलावा कोई चीज हो ही नहीं सकती, हर चीज हो ना हो लेकिन एक्सेप्शन तो जरूर होगा। तो इन दोनों लॉज के एक्सेप्शन मिल गए, जब साइंटिस्ट ने आगे खोज करी तो इन दोनों लॉज के एक्सेप्शन मिल गए। अब वो क्या थे उनके बारे में जानते हैं। देखो एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, जो आपका पहला मेंडल का लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका एक्सेप्शन क्या मिला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऐसे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि ये किसका एक्सेप्शन था, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है, याद रखने के लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या पता चला कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स पाए जा रहे थे कुछ प्लांट्स में, इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स आर फाउंड या वर फाउंड, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब देखो जब मेंडल ने अपनी रिसर्च करी थी तो उन्होंने क्या कहा था, या तो डोमिनेंट, मतलब जब भी आपका डोमिनेंट और रिसेसिव मिलेंगे तो डोमिनेंट वाला अपनी छाप छोड़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कुछ प्लांट ऐसे मिले, यानी कि एग्जांपल के लिए लिख लो आपका मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा। देखो इसका साइंटिफिक नेम है इसलिए मैं इसके अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन, मतलब स्नैपड्रैगन कहते हैं इसे, या फिर डॉग फ्लावर और भी थे। ठीक है, तो इन सब में क्या मिला कि डोमिनेंट और रिसेसिव मिलके बीच का कुछ बना दे रहे हैं। ठीक है, बीच का कुछ बना दे रहे हैं। जैसे अगर हम मिराबिलिस जलापा की बात करें तो इसमें ना दो ट्रेट्स थे, एक जब फ्लावर का कलर लिया गया था तो दो थे, रेड रेड और व्हाइट, यानी कि एक रेड था और एक था, क्रॉस करवाएंगे ना, एक व्हाइट था। तो व्हाइट के लिए व्हाइट रिसेसिव था, तो व्हाइट के लिए स्मॉल आर यूज करा, व्हाइट। ठीक है, अब देखा क्या गया, जब अगर हम इसका पिनेट स्क्वायर बनाए सीधा, ठीक है, वैसे नहीं करेंगे, पिनेट स्क्वायर बना के करेंगे। ठीक है, पिनेट स्क्वायर बना के करेंगे, पिनेट स्क्वायर बनाना आसान हो जाता है यार, सीधे सीधे में ये आपका मेल, ये आपका फीमेल, इसमें भी आपका मेल रेड वाला है। ठीक है, मेल आपका ये वाला है, फीमेल आपका ये वाला है। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास, फीमेल के लिए है हमारे पास स्मॉल आर और मेल के लिए है कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, तो इसमें क्या पाया गया, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, आर आर, ये दोनों मिलेंगे तो भी क्या बनेंगे, आर आर। ठीक है,
या तो फिर 1 मिनट। देखो, सॉरी 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 सॉरी, ये है फिलहाल 2, फिलहाल 1 में ही करने लग गया मैं। देखो, जब ये दोनों क्रॉस हुए तो आपके क्या जीन बनी, सीधा सीधा अगर मैं बनाऊं आर बनी, आर बनी। अब ये आर कैसी होनी चाहिए थी, अगर हम मेंडल की बात करें तो मेंडल की बात से ये तो रेड होनी चाहिए थी, लेकिन इसका कलर क्या आया, पिंक आ गया, बीच का कलर आ गया, रेड और व्हाइट के मिलने से पिंक बन गया। अब जब F2 जनरेशन में इनका क्रॉस हुआ, जब F2 जनरेशन में इनका क्रॉस हुआ, जब F2 जनरेशन में इनका क्रॉस हुआ, तब क्या हुआ, क्या क्या था हमारे पास, ये मेल है, अरे यार, ठीक है ना, ये मेल है, ये फीमेल है, क्या क्या है हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो जब हमारा इनमें क्रॉस हुआ तो क्या मिला हमें, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो अब अगर हम मेंडल की बात करें तो ये क्या होना चाहिए था, ये भी आपका रेड होना चाहिए था, ये भी आपका रेड होना चाहिए था, ये भी आपका रेड, और ये क्या होता आपका व्हाइट, यानी कि 3:1 इसका फिनोटिपिक रेशियो आना चाहिए था। लेकिन आपका फिनोटिपिक रेशियो पता है क्या निकला, फिनोटिपिक रेशियो पता है क्या निकला, देखो मैंने आपको बताया कि कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलने से क्या बन रहे थे, पिंक बन रहे थे। तो फिनोटिपिक रेशियो आपका रेड, जो बाहर दिखता है वो याद रखना, वो होता है फिनोटिपिक रेशियो, रेड पिंक, अरे यार ये कितना मर मर के चल रहा है, रेड पिंक और व्हाइट दूसरा यूज करते हैं यार, इसमें इंक डाल दूंगा तब आपको नेक्स्ट लेक्चर से इससे पढ़ाऊंगा, ठीक है। रेड पिंक एंड व्हाइट, देखो रेड आपके कितने हैं, रेड आपका एक ही है इस हिसाब से, अगर हम इस वाले की बात करें तो, ठीक है। पिंक आपके कितने, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, 2 हैं, और व्हाइट भी आपका 1 है, तो 1:2:1 आ गया इसका फिनोटिपिक रेशियो। और अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, यानी कि जीन के हिसाब से, जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो कौन कौन सी जीन है हमारे पास, आर आर है, कैपिटल आर है, और स्मॉल आर है। तो कैपिटल आर 1 है, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है, और स्मॉल आर भी 1 है। तो आपका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आ गया। ऐसा हुआ आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, यानी कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स मिलने लग गए। अब इसमें छोटी सी बात एक और आती है कि आपका रिसेसिव कैरेक्टर मिला कैसे, ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक पैराग्राफ रह जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस में, उसमें आपका बताया था कि रिसेसिव तब मिलता है जब मतलब नॉन फंक्शनल एंजाइम्स आपके बनते हैं, तब आपका रिसेसिव बनता है, ठीक है। उसके बारे में अभी तो वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीट में उसके बारे में आता है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसमें बीच का इंटरमीडिएट कैरेक्टर आने लग गया। अब ना, अब एक और बात आई। अब दूसरा लॉ क्या था आपका, दूसरा मेंडल का लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने क्या कहा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने कहा था कि जो फैक्टर है उसके एक एक एलील यानी कि 50-50% आपका गैमेट में जाएगा, गैमेट में जाएगा। तो ये आपका क्या, दूसरा आपका क्या बना, दूसरा आपका मिला इसका एक्सेप्शन कोडोमिनेंस, और आप लिख सकते हो कोडोमिनेंस किसका एक्सेप्शन था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आप एग्जांपल से ही समझ जाओगे। देखो इसका जो वेल क्वालिफाइड एग्जांपल आपकी बुक में लिया है ना, वो है ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप क्यों है, ब्लड ग्रुप क्यों है, वो तो मुझे आपको टेबल बना के समझाना पड़ेगा। देखो ब्लड ग्रुप में आपके ना 3 एलील्स होते हैं, मतलब 3 जीन्स होते हैं। आई, कैसे समझाऊं यार, देखो ऐसे, आई ए, आई बी, और आई आई, समझे, आई आई, यानी कि ब्लड ग्रुप आपका, अब अगर मैं टेबल बना के समझाऊं, अगर आपको ब्लड ग्रुप, यहां ब्लड ग्रुप लिख लेते हैं, ठीक है, तो मुझे उसमें इंक डाल दो जरा, ठीक है, 2 ही बनाते हैं, ठीक है, 2 में ही काम हो जाएगा। टेबल आपकी बुक में तो टेबल बहुत लंबी चौड़ी बना रखी है, मैं 2 में ही आपको समझा दूंगा। फैक्टर्स,
ठीक है। ब्लड ग्रुप एंड फैक्टर्स, ब्लड ग्रुप हमारे कौन कौन से होते हैं, ए बी एंड ओ। ठीक है। अब उन्होंने तो कहा था कि 50-50% होने चाहिए, यानी कि आई ए और आई ए। अगर हम ए का बना रहे हैं तो कौन कौन से एलील हमारे पास होने चाहिए, कौन कौन से एलील हमारे पास होने चाहिए, आई ए एंड आई ए, ये एलील हमारे पास होने चाहिए थे। लेकिन कोर डोमिनेंस आपका क्या कहता है कि आई ए तो बनाएगा ही, साथ ही आपका आई ए और आई भी बनाएगा, क्योंकि आई जो है ना आपका, ये डोमिनेंट सॉरी रिसेसिव है। तो रिसेसिव जब डोमिनेंट के साथ मिलेगा तो क्या होगा, डोमिनेंट अपनी छाप दिखाएगा। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का वो है। ठीक है। अब कितने हुए इसमें, 3 बनने लग गए, है ना। ऐसी बी वाले के लिए, बी वाले में आपका आई बी और आई बी तो बनेगा, लेकिन आई बी और आई भी बनेगा। ए बी, देखो ए बी में अलग होता है। अब ए बी में आपको कोडोमिनेंस दिखने लगेगा, कैसे, देखो ए बी में क्यों दिखता है, क्योंकि आपके जो ए और ए एंड बी बोथ आर डोमिनेंट, दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। ठीक है। आपने कभी शेर और चीते को लड़ते हुए देखा है, बहुत ही कम ऐसे केसेस होंगे जिसमें आपने शेर और चीते को लड़ते हुए देखा होगा, बहुत कम केसेस। क्या करते हैं वो लोग, जगह बांट लेते हैं, इस समय इस भाई इधर तू शिकार कर, इधर मैं शिकार करूंगा, दोनों अपने अपने रास्ते। ठीक है। क्यों, क्योंकि वो दोनों ही ताकतवर है, उन्हें पता है अगर हमारे बीच लड़ाई हुई तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगी, मतलब तहस नहस हो जाएगा सब, है ना, फायदा कुछ होगा नहीं। इतने में तो आराम से 4 हिरण मारो, वो अपनी पार्टी करे, मैं अपनी पार्टी करूं, है ना। तो ऐसे इसमें भी होता है, ये दोनों लड़ते नहीं है, ये दोनों समझौता कर लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका आई ए और आई बी दोनों के एंटीजन यानी कि दोनों के एलील्स आपके आके लग जाते हैं। ठीक है। और ओ बनाने के लिए आपका रिसेसिव होने चाहिए, तो आई आई दोनों मिल जाते हैं। ठीक है। आई आई दोनों मिल जाते हैं, तो ऐसे आपका ब्लड ग्रुप का बनता है। ठीक है। ब्लड ग्रुप को अगर हम बुक के एक एक चीज में जैसा आपको बताता हूं, तो अगर उसकी बात करें तो बुक में एक और चीज लिखी हुई है कि ब्लड ग्रुप को मल्टीपल क्रॉस का भी एग्जांपल माना जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि मल्टीपल एलील से क्रॉस होने के बाद आपका एक एलील बन पा रहा है। ठीक है। तो मल्टीपल क्रॉस का भी एग्जांपल माना जाता है। अब इसको पता कैसे चलता है मल्टीपल क्रॉस के लिए, हमें पॉपुलेशन स्टडी करनी पड़ती है, एक से तो पता नहीं चलता। ठीक है। अगर एक का, जैसे मेरा बी बी है, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, ओ हमने बता दिया, ओ ठीक है, मेरा बी पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव को हटाते हैं तो बी रखते हैं सिर्फ। तो मेरे अंदर कौन कौन से एलील हो सकते हैं, मेरे अंदर आई बी के भी एलील हो सकते हैं, आई बी, और मेरे अंदर आई बी और स्मॉल आई के भी एलील हो सकते हैं। तो वो कैसे पता चलता है, जब हम बिग पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का खत्म होता है। ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, पेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अगले लेक्चर में हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन कवर करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए राधे राधे सभी को, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपके पास हमारे चैनल के सबसे पहले वीडियो पहुंच पाए। और मैं देख रहा हूँ यार आजकल आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपके एजुकेशनल यूट्यूबर्स हैं उनसे तो हम बहुत ही अभी नीचे हैं, लेकिन यार कम से कम कंटेंट और हमारी टाइम की तो रिस्पेक्ट करो यार प्लीज, अपना प्यार दिखाएं। ठीक है। अब मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस और फिल्स भी अभी अभी पार्ट 1 करवा दिया, वो भी जाके देख लो। ठीक है। तो बाकी तो हम करवाए जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे भी हमें टाइम मिलता है हम करवाते रहते हैं। तो जो भी आपको समझ ना आया उसके लिए कमेंट कर देना, और कमेंट जरूर करना। ठीक है। और पी प्लांट का आपको साइंटिफिक नेम बताना है। ठीक है। तो राधे राधे।